मेरा नाम अक्षत है और मैं हाल ही में भारतीय पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ हूँ। पहले दिन से ही मेरे लिए ये सब कुछ नया था और कुछ भी आसान नहीं था। शुरुआत में डर लग रहा था और घबराहट भी थी। मेरा पहला दिन तो कुछ खास नहीं था, काफ़ी बोरियत थी। कुछ मामूली मामलों की रिपोर्ट थी और शहर की सड़कों पर गश्त करना। लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव कह सकता हूँ। यह बात तब की है जब मेरी 17वीं ड्यूटी थी। उस दिन मुझे रात की गश्त पर भेजा गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं और मेरे साथी कांस्टेबल महेश शहर की सड़कों पर गश्त कर रहे थे। महेश एक पुराने और अनुभवी कांस्टेबल थे जिनमें मैं बहुत कुछ सीख रहा था। महेश सर की उम्र करीब 50 की होगी, लेकिन उनका अनुभव और नज़रिया कुछ खास था। दोनों साइकिल पर थे और हमारी आंखें शहर की सुनसान गलियों पर। शहर का माहौल उस रात कुछ अजीब था, सांसें जैसे रुक सी गई हों। सड़कों पर कुछ खामोशी थी और आसमान में घने बादल घिरे हुए थे। एक ऐसा मौसम था जिसमें किसी भी समय कोई अनहोनी घट सकती थी। महेश काफ़ी समय से गश्त कर रहे थे। हम लोग जब जा रहे थे तब हमने किसी आदमी को दौड़ते हुए देखा। वो देखो, अक्षत कोई भाग रहा है। महेश सर ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने सड़क के कोने में देखा तो एक आदमी दौड़ता हुआ कहीं जा रहा था। उस आदमी की चाल बहुत अजीब थी, मानो कि वह किसी से बचने के लिए भाग रहा हो, क्योंकि वो बार बार अपनी मुंडी पीछे घुमाकर देख रहा था। हमें बहुत अजीब लगा कि आखिर इतनी रात को कौन सड़क पे भागेगा। हमें लगा शायद वो किसी मुसीबत में होगा, सो हमने भी उसका पीछा करने का सोचा। हम दोनों उसके पीछे भागने लगे। आदमी एक मोड़ लेता हुआ जंगल में चला गया। अब हम साइकिल पर नहीं जा सकते थे क्योंकि जंगल काफ़ी बड़ा और काफ़ी सारी पत्थर थे उसके बीच में। तो हमने साइकिल जंगल के बाहर ही छोड़ दी और उसके पीछे भागने लगे। लेकिन यह जंगल का इलाका बहुत बड़ा और अंधेरे में घिरा हुआ था। महेश्वर ने मुझे देखा और कहा, तुम थोड़ा पीछे रहो, मैं आगे देखता हूँ। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम दोनों उस आदमी के पीछे जंगल में घुस गए। घना अंधेरा था और सिर्फ हमारे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ ही समय बाद वो आदमी एक गुफा में चला गया। हम दोनों थोड़ी देर तो बाहर रुके और फिर हम दोनों भी अंदर चले गए। मुझे डर महसूस हो रहा था, लेकिन पुलिस के तौर पर मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। हम गुफा के अंदर गए तो देखा गुफा के अंदर कुछ अजीब अजीब सी चित्रकारियाँ बनी हुई थी। गुफा में घुसते ही सड़ी हुई मांस की बदबू आने लगी जो मुझे उल्टी करने पर मजबूर कर रही थी। मैंने देखा गुफा के बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ है जिसके आगे हवन कुंड जल रहा था और उसके नीचे ही काफ़ी सारे हड्डी, कंकाल और शव पड़े हुए थे और आसपास काफ़ी खून लगा हुआ था। महेश ने धीरे से कहा, यह तो कुछ और ही है अक्षत। वह आदमी एक तांत्रिक लग रहा था और उसके आसपास जो शव थे उनके फेफड़े, दिल, किडनी और पता नहीं क्या, आंखें और सर गायब लग रहा था। हर एक शव में से कुछ ना कुछ हिस्सा गायब था और उन हिस्सों को लग रहा था कि चीर फाड़ कर निकाला गया हो। उस आदमी के बगल में काफ़ी बत्तियां जल रही थी और कुछ पुराने ग्रंथ रखे हुए थे। तांत्रिक के आसपास खून बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मानो वो खून के ऊपर ही बैठा हो। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे बयां करना मुश्किल था। हमने बिना देरी किए उस तांत्रिक पर हमला करना का सोचा। महेश सर ने कहा, हम उसे अचानक से हमला करेंगे ताकि उसे हमला करने का मौका ना मिले। महेश सर ने कहा कि मैं उसके पीछे जाता हूँ और तुम यहीं पर खड़े रहना, और मैं मुसीबत में हूँ तो तुम आकर मेरी मदद करना। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। महेश सर पीछे से उस तांत्रिक पर हमला करने गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और सामने ताक दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। महेश सर करीब उस तांत्रिक से 1 मीटर की दूरी पर थे और वो उसके सर पर बंदूक रखने वाले थे कि अचानक उस तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और महेश सर की गर्दन पकड़ ली। उनके गर्दन पकड़ते हैं उनके हाथ से वो पिस्तौल गिर गया और जब मैंने उस तांत्रिक की आंखें देखी तब वो बिल्कुल सफ़ेद थी और उसके पूरे शरीर पर भभूत लगा हुआ था।
मैं डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मुझे बताने वाला नहीं था कि अब आगे क्या करना है। मैंने काफ़ी कुछ सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने आखिरकार सोचा और अपना डंडा निकाल कर उस पर हमला करने के लिए भागा। मैं जैसे ही उस पर हमला करने के लिए भाग रहा था, मैंने देखा कि मेरे पीछे से काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी। जो शव अभी कुछ देर पहले गुफा में मरे बेजान पड़े हुए थे, वो अब खड़े हो रहे थे। एक शव जिसकी आंखें गायब थी और उसका दिल गायब था, वो मेरी ओर बढ़ने लगा। वो मेरी ओर बढ़ता उससे पहले ही मैंने उसकी टांगों पर मार के उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अब वही शव नहीं, बाकी सारे जितने भी शव थे अब वो खड़े होकर मेरी ओर बढ़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मुझे ज़मीन पर एक बड़ा सा खंजर दिखाई दिया, जो पूरी तरह से काला था और उसके ऊपर बहुत सारी आकृतियां बनी हुई थी। मैं तुरंत उस खंजर को उठाया और अघोरी की तरफ भाग पड़ा। बीच में मुझे 2-3 शव मिले थे, जिनको मैंने काट दिया बीच से और भागता हुआ अघोरी की तरफ पहुंच गया। मैंने घोड़ी की गर्दन पर उस चाकू को रख दिया और उसे धमकाते हुए कहा, सर को नीचे रखो वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। पहले तो वो तांत्रिक नहीं घबराया, लेकिन जब मैंने उस खंजर से उसके गर्दन में थोड़ा अंदर चुभाया, तब वो महेश सर को वहीं पर गिरा देता है। लेकिन अभी भी वो डर में नहीं था, वो बस शांति से खड़ा था। मैंने और महेश सर ने उससे हथकड़ियाँ पहनाई और उसे लेकर आगे जाने लगे। हम दोनों उस जंगल से बाहर निकले। वो शव अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन तांत्रिक की गर्दन पर हमने अभी भी वो चाकू रखा हुआ था और वो शव हमारे पास नहीं आ रहे थे। हम उस जंगल से बाहर निकल पड़े और हमने तांत्रिक को ढकेलते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचाया। तांत्रिक को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद हमने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह रहा था। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी और वो मुझे देखकर अभी भी हंसता जा रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह कौन था और यह सब क्यों कर रहा था। उस रात के बाद मुझे काफ़ी डर लग रहा था। उस तांत्रिक का चेहरा मेरे सपने में हमेशा आता था। तांत्रिक को गिरफ्तार करने के बाद हमें लगा था कि इस काले जादू का अंत हो गया होगा। हमने सोचा कि चलो अब हम अपने सामान्य काम पर वापस लौट सकते हैं, लेकिन वो दिन और रातें बदलने लगी। मैंने काफ़ी बार उन शवों को अपने पास खड़ा देखा। मुझे बहुत बार लगता था कि कोई मेरे आसपास घूम रहा हो, कोई आत्मा या कुछ ऐसी ही अजीब सी शक्ति। मुझे हमेशा डर लगा रहता था। जेल में तांत्रिक की स्थिति पर हमारी नज़र बनी हुई थी। महेश भाई, जो हमेशा अपनी तेज सोच और अनुभव से सभी समस्याओं का हल निकालते थे, उन्होंने हम कहा, अक्षत, तांत्रिक अब तक बहुत शांत है। मुझे तो एक अजीब लग रहा है, वो कुछ छिपा रहा है। मुझे लगता है कि उसे बिना हम पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। महेश्वर की बातों ने मेरे अंदर की एक दबी हुई चिंता को जन्म दिया, लेकिन हमें एक साधारण पुलिसकर्मी के तौर पर अपनी ड्यूटी निभानी थी। हम दोनों ने फैसला किया कि हम उससे फिर से पूछताछ करेंगे, लेकिन बाकी दिनों की तरह उसने कोई जवाब नहीं दिया। छठे दिन की रात मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। मुझे सपना आता है कि वो तांत्रिक मेरे सपने में अभी तंत्र क्रिया कर रहा है। मुझे लगता है मानो कोई मेरे खिड़की पर जोर जोर से पीट रहा हो। मैं उठ के खड़ा हुआ तो देखा कि एक शव, जो उसकी आंखें नहीं थी, वो अभी भी खिड़की को पीट रहा है। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। उस समय मेरी असली नींद खुलती है। मैंने फ़ोन में देखा तो उसमें महेश्वर का फ़ोन आया हुआ था। महेश्वर ने थोड़ी घबराहट में कहा, वो तांत्रिक मर गया है। हमें नहीं पता कि वो कैसे मरा, लेकिन वो मर गया है। मैं ये सुनकर पसीने से लथपथ हो गया और मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चौंक गया था। क्या वह सच में मर गया? लेकिन मरा कैसे? महेश्वर की घबराहट में आवाज़ आई, हमें किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। कोई भी नहीं जानता कि वो कैसे मरा। वह रात अपने आप जेल में मर गया। हम तुरंत जेल पहुंचे और तांत्रिक के कक्ष के पास पुलिसकर्मी खड़े थे।
लेकिन कोई भी उससे जुड़ी मौत की वजह नहीं बता पा रहा था। शव की जांच करने के बाद हमें एक भी चोट का निशान नहीं मिला। वह तांत्रिक असामान्य तरीके से बस मर गया था। उसकी आंखें मानो ऐसी थी कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पाया। मैं खामोश रहा। मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। तांत्रिक की मौत ने हमारे दिमाग में सवालों की झाड़ी लगा दी थी। यह तो तय था कि उस मौत में कोई ना कोई गहरी साजिश थी। तांत्रिक की मौत के बाद मुझे वो अजीब सी चीजें दिखना और महसूस होना बंद हो गई। जिस गुफा में हमने उसे पकड़ा था वहाँ कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगी थी। शहर के लोग कहते थे कि वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, किसी को जलाया जा रहा हो। एक दिन जब हम फिर से उस गुफा में पहुंचे तो हमने महसूस किया कि वहाँ कुछ है जो भी जीवित है। महेश ने कहा, हमसे पहले भी यहाँ कई पुलिसकर्मी आए हैं, उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। हम दोनों गुफा में दाखिल हुए। अंदर का दृश्य अब पहले जैसा बिल्कुल अलग था। उस गुफा की दीवारों पर अजीब सी रंगीन लकीरें थी, जैसे किसी ने इरादतन उसे खींचा हो। गुफा का तापमान अचानक से बढ़ गया था और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी जले हुए शरीर की। हम और आगे बढ़े, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया था। हम दोनों को एक और अजनबी खौफनाक शक्ति का एहसास हुआ। तभी महेश ने मेरी तरफ इशारा किया, देखो वह क्या है। मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था। वह वही तांत्रिक नहीं था, लेकिन उसकी तरह ही शक्ल का कोई था। उसके शरीर से काला धुआं उठ रहा था और उसकी आंखों में वही खौफनाक खालीपन था। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो समझ से बाहर था। वह हमारी तरफ बढ़ने लगा और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। इस भयंकर आवाज ने हमें डरा दिया। किसी आत्मा जैसा था वो, जो हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक एक ठंडी हवा मेरे पीछे से गई। हम दोनों पीछे हट गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस तांत्रिक ने क्या किया, लेकिन अब हम हिल नहीं पा रहे थे। तांत्रिक अभी भी इस दुनिया में मौजूद था, लेकिन शायद अब किसी अलग रूप में। महेश ने बहुत ही घबराहट में कहा, हमें यहाँ छोड़नी होगी, हमें यहाँ से भागना होगा। भागो अक्षत। लेकिन मेरा शरीर तो हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने महेश्वर को कहने के लिए मुंह तो खोला, लेकिन मेरी आवाजें नहीं निकल रही थी। मैं घबराहट में वहीं पर खड़ा था। तभी महेश ने मुझे खींचा और जैसे उन्होंने मुझे खींचा मैं अब चलने फिरने के काबिल था और हम दोनों वहां से भाग गए। उस घटना के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे देख रहा हो। मुझे कई बार वो शब्द दिखते थे जिनसे मैंने लड़ाई की थी, लेकिन वो मुझ पे हमला नहीं करते थे। आदमी जिसे हम पहले देख चुके थे, वो आदमी वो जंगल में भागते हुए दिखाई देता था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वह मुझे सपने में आता था और मुझे बताता था, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगता था। वो हमेशा कहता था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक रात उसने मुझसे कहा, लेकिन तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब तुम उस जगह को जानोगे जहाँ तुमने उसे छोड़ा था, और वहाँ तुम जो कुछ भी देखोगे वह तुम्हारी असल सच्चाई होगी। वो सपने में मुझे जो भी आकर कह जाता था, मुझे अजीब लगता था। उसकी आवाज़ में एक डर था और वह धीरे धीरे मुझसे कहा करता था, तांत्रिक के साथ जो हुआ और क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके इस किस्से ने मेरे दिमाग में एक अजीब सा डर फैला दिया था और एक अजीब सी डर की जगह बना दी थी। जब से तांत्रिक की मौत हुई थी, मेरी जिंदगी में एक अजीब बदलाव आया था। हर दिन जैसे एक नई चुनौती बनाकर मेरे सामने आती थी। मैं हर रात वही अजीब खौफ को महसूस करता था। गुफा और तांत्रिक की आत्मा भूतिया से मेरे ऊपर इतना गहरा हो चुका था कि मुझे हर पल एक एहसास होता था कि कोई कुछ मेरे पीछे हो या कोई शक्ति मेरे पीछे लगी हुई है और मेरे आसपास मंडरा रही है और वह मुझे ख़त्म करने का इंतज़ार कर रही है। पर मुझे पता नहीं चलता था कि वह मुझे मार क्यों नहीं देती, क्योंकि मैं उस काली शक्ति को महसूस कर पाता था। महेश भाई ने कहा था, अक्षत
तुम्हें यह सब छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यह मामला अब हमारे लिए बहुत बड़ा हो चुका है, हमें इसे और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं मान सका। मैंने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ एक साधारण अपराध नहीं था, यह कुछ और था, कुछ इतना गहरा और खौफनाक जिसे कोई नहीं समझ सकता था। मैंने तय किया कि मैं खुद तांत्रिक के बारे में और गहरी जांच करूंगा और इस रहस्यमय कहानी के अंत तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। पहले तो मेरा करने का इरादा नहीं था, लेकिन वो आदमी जो मेरे सपनों में आता था, उस रात जिसे मैंने भागते हुए देखा था, उसी ने मुझे इस काम को करने के लिए कहा था। महेश के बार बार कहने के बावजूद मैंने खुद को गुफा में जाने से नहीं रोक पाया और उस मेरी आत्मा की गहरी इच्छाएं भी थी कि मैं वहां पर जाऊं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। हर रात मुझे नींद नहीं आ पाती थी। कुछ अनकही बातें थी जो मेरे मन में बस चुकी थी, जिन्हें मैं जानना चाहता था। मैंने इस बार अकेले ही गुफा में जाने का निर्णय लिया। उस दिन गुफा के पास ही हवा भारी थी और अजीब सा महसूस हो रहा था। आसमान पर काले बादल घिरे हुए थे, जैसे किसी घातक तूफान का संकेत दे रहा हो। मैं धीरे से गुफा के अंदर दाखिल हुआ। गुफा पहले से काफी ज्यादा डरावनी और रहस्यमय हो चुकी थी। दीवारों पर तांत्रिक के खून से कुछ लिखा हुआ था और अजीब सी प्रतीक और लकीरें बनी हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि गुफा के भीतर कुछ था जो मुझे पकड़ने के लिए तैयार था। जैसे मैं आगे बढ़ा, हवा में एक अजीब सी खनखनाहट और दीवारों से जैसे हल्की सी आवाज़ें आने लगी। मैं गुफा के और अंदर गया और मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जो मेरे साथ कुछ दिनों से हो रहा था उसने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इसका पता करूं, क्योंकि मैं कभी भी चैन की नींद नहीं सो पा रहा था। चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी मुझे एक नया दृश्य नजर आया। एक छाया जो किसी के आकार की थी, लेकिन वह पूरी तरह से अस्पष्ट थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वह क्या था, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे खींच रहा था, जैसे उसे ही मैं तलाश रहा था। फिर अचानक मुझे ध्यान आया, वो वही आदमी था जो पहले गुफा के अंदर दिखा था। वह वही आत्मा थी जिसे हमने जंगल में देखा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक गंभीर शांति थी, जैसे अब वह कुछ बड़ा होने वाला देख रहा हो। वह चुपचाप खड़ा और मुझे घूर रहा था। उसकी आवाज़ मेरे भीतर गूंज उठी, तुमने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाए अक्षत। अब तुम्हारी समझ में आएगा। सब कुछ बहुत देर से शुरू हुआ था और अब वह सब खत्म हो चुका है। मैंने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम हमें बताना क्या चाहते हो? वह बोला, तुम और महेश ने उस तांत्रिक को गिरफ्तार किया, लेकिन तुम्हारे पास उसकी पूरी कहानी नहीं थी। तुमने उसके द्वारा किए गए काम को खत्म कर दिया, लेकिन तुमने इस जगह की वास्तविकता को कभी जाना ही नहीं। यह गुफा एक पुराने तंत्र का केंद्र थी, जिसे समय की किसी गहरी शक्ति ने चलाया था। वह तांत्रिक महेश, तुम सब इसके हिस्से थे। तुमने खुद को और इसे स्वीकार किया था। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। इतना कहकर वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और गुफा में फिर से वही अजीब खामोशी छा गई। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मेरी नजरें गुफा की दीवारों पर पड़ी। दीवारों पर एक और प्रतीक था जो पहले कभी नहीं दिखा था। वो किसी प्राचीन तंत्र का प्रतीक था जो मुझे एक गहरी चेतावनी दे रहा था। गुफा के से बाहर आते ही मैंने महेश को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। मैंने फिर से उसे कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक दिन महेश के अचानक गायब होने की खबर आई। वह पुलिस स्टेशन से बिना किसी सूचना के गायब हो गया था। उसकी अफसर हैरान थे। महेश एक अनुभवी कांस्टेबल था, वह ऐसा कभी नहीं कर पा सकता था। कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट आई कि महेश को और एक घर में देखा गया, जहां उसकी आखिरी बार मौजूदगी का कोई संकेत मिला था। मैंने उस जगह पर जाकर देखा तो वह वही घर था जो गुफा के पास था।
वहां खड़े होकर मुझे यह एहसास हुआ कि यह सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा था और हम सब उसके शिकार थे। महेश जो पहले तांत्रिक के बारे में डर के संकेत दे रहा था, अब उसी घर में पाया गया था। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें वही सफेद हो चुकी थी और तांत्रिक के शव में देखी थी। उसने मुझसे आखिरी शब्द कहे थे, यह सब खत्म हो चुका है अक्षत, तुम जो कुछ भी देख रहे हो यह केवल शुरुआत थी। महेश की लाश के पास एक छोटी सी किताब पड़ी हुई थी जिसमें वही तांत्रिक के प्रतीक और मंत्र थे। मुझे यह समझ में आ गया कि महेश भी अब इस रहस्यमय सर्कल का हिस्सा बन चुका है। पूरी जिंदगी में कभी इतना डर नहीं महसूस किया था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इस खेल का हिस्सा था जिसे कभी कोई समाप्त नहीं कर पाता। वह तांत्रिक, वह आत्मा, महेश, यह सब मेरे और मेरे इस जगह के बीच एक अजीब सा कनेक्शन था जिसे मैंने अब समझा था। गुफा की दीवारें, मृत शरीर और तांत्रिक का काला जादू अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। अब मुझे समझ में आया कि जिन लोगों को हमने पकड़ा था वे कभी मरते नहीं, वे बस एक नए रूप में जीवित रहते थे। और अब मैं भी उस खेल का हिस्सा बन चुका था जिसका कोई अंत नहीं था। बार मुझे महेश सर, वह आत्मा और वह तांत्रिक दिखे थे और वही शव जो कि मरे हुए थे। और कई बार वो जंगल के कोने में खड़े होकर मुझे देखा करते थे। मैंने शहर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मुझे आज भी वो सब दिखते थे और मुझे पता था कि महेश सर की तरह और तांत्रिक की तरह मेरा भी अंत वैसा ही होगा।